नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने मंच साहित्य के पंचरत्न में स्वागत है। हम लोग पाश्चात्य काव्यशास्त्र में आज मिथक को देखने वाले हैं और इससे जो कारण कथन वाले हैं क्वेश्चन बनता ही है, ठीक है, कथन कारण वाले में। तो मिथक क्या है देख लेते हैं। मिथक शब्द हिंदी में अंग्रेजी के मिथ शब्द के लिए प्रचलित है। मिथ यानी कि मिथ्या। अंग्रेजी में भी यह मूलतः यूनानी शब्द माइथोस से आया है और अंग्रेजी में किससे आया है? माइथोस से आया हुआ है, याद रखिएगा। और माइथोस का अर्थ है ऐसा आख्यान जिसमें कोई तर्क न हो। ऐसा आख्यान जिसमें कोई तर्क न हो। माइथोस का विलोम है लागोस अर्थात तार्किक संलाप। मिथक के कार्य लिए दंत कथा, पुरावृत्त, पुरा कथा जैसे शब्द भी प्रयुक्त होते हैं। देखिए इसके लिए मिथक के कार्य, दंत कथा, पुरावृत्त, पुरा कथा जैसे शब्द भी प्रयुक्त होते हैं। तो साहित्य के अतिरिक्त मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के क्षेत्र में भी मिथक की व्याख्या की जाती है, ठीक है। साहित्य में तो होता ही होता है, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के क्षेत्र में भी मिथक की व्याख्या की जाती है। और मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मिथक का मूल आधार क्या है? आदिम मनुष्य की दमित यौन भावनाएं हैं। मनोवैज्ञानिक क्या मानते हैं? मिथक का मूल आधार है जो आदिम मनुष्य था, उनकी दमित यौन भावनाएं, जिन्हें वह कथात्मक प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करता है। समाजशास्त्रियों की दृष्टि में सामाजिक जीवन की आशा आकांक्षा ही प्रक्षेपित होकर प्रतीकात्मक पुरा कथा का रूप ले लेती है। क्या पुरा कथा का रूप ले लेती है? जो सामाजिक जीवन की जो आशाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, वही प्रक्षेपित होकर धीरे धीरे प्रतीकात्मक रूप में पुरा कथा का रूप ले लेती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार मिथक उस वस्तुतः उस सामूहिक मानव की भावना निर्मात्री शक्ति की अभिव्यक्ति है जिसे कुछ मनोवैज्ञानिक आर्किटाइपल इमेज कहकर संतोष कर लेते हैं। और संस्कृत में मिथ शब्द का अभिप्राय प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए भी होता है। देखिए अगर संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में मिथ शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए। तो मिथक दो तत्वों के एक परस्पर सम्मिलन से बना है। क्या क्या? अरस्तु ने पोएटिक्स में मिथक का प्रयोग कथानक, आख्यान मूलक रचना तथा मन गढ़ंत कथा के लिए किया है। देखिए कोई आख्यान होता है ना, हम लोग बचपन से सुनते आते हैं, एक राजा था एक रानी थी, इस टाइप का, या फिर कोई मन गढ़ंत कथा होता है, तो इसके लिए किया है पोएटिक्स में अरस्तु ने, याद रखिएगा। मिथक का प्रयोग कथानक, आख्यानक के रूप में और मनगढ़ंत कथा के रूप में किसने किया है? अगर आ गया तो अरस्तु ने। किसमें किया है? पोएटिक्स में। होमर के इलियड और ओडेसी महाकाव्य, देखिए होमर का 2 महाकाव्य है, इलियड और ओडेसी। तो इलियड का ओडेसी महाकाव्य और शेक्सपियर के हेमलेट तथा किंग लियर, ठीक है, शेक्सपियर के 2 महाकाव्य हैं, हेमलेट और किंग लियर में भी मिथक का प्रयोग हुआ है। तो याद रहेगा होमर के इलियड और ओडेसी महाकाव्य और शेक्सपियर के हेमलेट और किंग लियर, इसमें भी मिथक का प्रयोग किया गया है। इन्होंने लिखते समय मिथक का प्रयोग किया है। और है आगे इलियड का दी वेस्टलैंड भी इसका उदाहरण है। और इलियड का एक महत्वपूर्ण कृति है वेस्टलैंड, इसमें भी मिथक का प्रयोग हुआ है। हिंदी में प्रसाद की कामायनी, धर्मवीर भारती का अंधा युग, इसके अतिरिक्त कनुप्रिया, एक कंठ बिस्पाई, संशय की एक रात आदि मिथकों पर आधारित उल्लेखनीय रचनाएं हैं। देखिए बड़े बड़े रचनाकार भी मिथक का प्रयोग कर रहे हैं। मिथक आदि मानव की कल्पना सृष्टि है, वह उसके जीवन का यथार्थ है, आज का यथार्थ है। आज भी किसी न किसी रूप में यह आदि मानव हमारे भीतर विद्यमान है। मतलब अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाने से वो किसका रूप लेता है? मिथक का रूप। ऐसा कौन करते थे? आदि मानव। मिथक और मिथकीय प्रतीकों की व्याख्या किए बिना हम कविता के मर्म तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए कुछ मनोविज्ञान, कुछ समाजशास्त्र शक्ति और प्रेरणा लेकर इनकी व्याख्या की जाती है और ऐसी समीक्षा जो इस पद्धति से मिथ की रचनाओं का विवेचन करती है, मिथ की समीक्षा कही जाती है। मिथकों में कई ऐसे तत्व होते हैं जो साहित्य में ग्रहण किए जाते हैं। साहित्य में भी मिथक के कुछ तत्वों को ग्रहण किए जाते हैं, जैसे अति प्राकृत तत्व, आख्यान, अनुष्ठान, बिंब और प्रतीक आदि। कामायनी अगर आप लोग पढ़े हैं तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कैसे वहाँ बिंबों का, है ना, प्रयोग किया गया है। तो ये ही सब क्या है? मिथक हैं। तो मिथक की निम्न विशेषताएं मानी गई हैं। मुख्य इनकी विशेषताओं को देख लेते हैं।
ये क्या होता है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन तय है, कथन कारण में आएगा ही। तो देखिए, यह लोक प्रसिद्ध मनगढ़ंत या पौराणिक कथा होती है। क्लियर है। और यह देखेंगे, इसकी घटनाएं बिना तर्क के स्वीकार कर ली जाती हैं। देखिए, तर्क के बिना स्वीकार कर ली जाती हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें विस्मयपूर्ण एवं कौतूहलपूर्ण घटनाएं होती हैं। जो घटनाएं होती हैं विस्मयपूर्ण होगा और कौतूहलपूर्ण होगा। यह अनेक आद्य बिंबों का गुच्छा होता है। बहुत सारे बिंबों का गुच्छा होता है, बहुत सारे बिंबों का प्रयोग होता है। मतलब मिथक में यह लोक विश्वास पर आधारित होता है। भाई मिथक ऐसा है कि यह तर्क नहीं कर सकते, तो विश्वास तो करना ही पड़ेगा, तो इसीलिए यह लोक विश्वास पर आधारित होता है। मिथक के क्रियाकलाप और कथा मानवेतर विशेषतः देवताओं से संबंधित होती हैं। जो क्रियाकलाप होते हैं वो मानव से इतर होता है, जो कथा होता है वो देवताओं से संबंधित। मतलब हम लोग एक मन में है ना कि देवताओं लोगों को खाना पीना नहीं पड़ता है ना, मतलब ये सब मिथक ही तो है। तो जो क्रियाकलाप और कथा है वो मानवेतर मतलब मानव से इतर जो देवताओं से संबंधित होती है, मतलब देवता लोग जैसे रहन सहन करते हैं वैसे ही होता है मिथक का प्रयोग या मिथक। मिथक को साहित्य की एक महत्वपूर्ण तकनीक माना गया है, जिसके माध्यम से अचेतन को प्रकाश में लाया जाता है तथा अनुभूति को प्रत्यक्ष करने में सहायता मिलती है। ठीक है, मतलब अचेतन को क्या करते हैं, प्रत्यक्ष रूप में लाते हैं। ठीक है, और अनुभूति को फिर क्या मिलती है, इसको प्रत्यक्ष करने में सहायता मिलती है। मिथक से जुड़ने की कलात्मक क्षमता भी काव्य में आती है। अतः मिथक अध्ययन का महत्व तो आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। भाई मिथक नहीं होगा तो जो रचनाएं हैं वो चमत्कारपूर्ण कैसे बनेंगी, जो पाठक को लुभावन कैसे लगेगा। तो मिथक का प्रयोग आगे भी होता रहेगा। इसके माध्यम से इतिहास से जुड़ने की कलात्मक क्षमता भी काव्य में आती है। अतः मिथक अध्ययन का महत्व तो आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। तो मेरे ख्याल से मतलब कुछ नहीं है, ज़्यादा स्पष्ट हो गया होगा। ठीक है, कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से, और पुराने वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ दोस्तों, नमस्कार।